सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे द इंग्लिश वर्सेस अदर यूरोपियन पावर्स के बारे में। हमें पता है कि हमारे देश में बहुत सी पावर्स आई, यूरोपियन पावर्स खास करके इनकी बात कर रहे हैं आज हम। यूरोपियन पावर में जैसे इंग्लिश आई, फ्रेंच आई, पुर्तगीज आई, डेनिश आई, डच आई, ये सभी यहाँ पे हमारे राज करने के लिए या कमर्स के पर्पज से आई। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इंग्लिश थे, इंग्लिश ही क्यों कामयाब हुए, जो ब्रिटिशर्स थे वही हमारे देश पर राज करने में क्यों कामयाब हुए, और जो अदर यूरोपियन पावर्स थे वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हुई, वो क्यों नाकाम हो गई। यहाँ पे हम इसमें इसके इंट्रो देखेंगे, फिर हम कंपनीज के नेचर की बात भी करेंगे कि कई कंपनी तो ऐसे जो स्टेट द्वारा चलाई जा रही थी, कई कंपनीज है जो प्राइवेट ओन्ड थी, हम उनकी बात करेंगे। फिर क्या कारण था अंग्रेजों की सक्सेस होने का, नेवल सुपीरियरिटी, जो अंग्रेजों की नेवी थी ये बहुत कामयाब नेवी थी। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करेंगे हम, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या रोल प्ले किया अंग्रेजों की विजय में, और अंग्रेजों के जो मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन और अदर जो कंपनीज के जो अदर यूरोपियन पावर के मिलिट्री स्किल और उसके डिसिप्लिन की बात करेंगे। फिर स्टेबल गवर्नमेंट की बात करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य में जो इंग्लैंड में स्टेबल गवर्नमेंट हमेशा रही, और बाकी जैसे फ्रांस की बात करें तो वहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट होती थी। और लेसर जील फॉर रिलीजन, के रिलीजन के लिए रिलीजन को इतना इंपॉर्टेंस अंग्रेज नहीं देते थे, बाकी कई थे जैसे पुर्तगीज वगैरह वो इंपॉर्टेंस देते थे। फिर इन्होंने डेट मार्केट का यूज कैसे किया अंग्रेजों ने अपनी विजय यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। तो पहले तो हमें इसके इंट्रो देखते हैं कि कई यूरोपियन नेशंस यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए, ठीक है। उन्होंने नए नए सी रूट्स निकाले, जैसे पुर्तगीज सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में ही पुर्तगीज गए थे। बट इन्होंने अगर हम देखें, इंग्लैंड है, इंग्लैंड ही इमर्ज हुआ, इंग्लैंड ही सक्सेसफुल हुआ इंडिया पर 200 साल या 200 साल से ज्यादा राज करने में, ठीक है। फिर अदर यूरोपियन नेशंस थे वो क्यों नहीं सक्सेसफुल है, ठीक है। जो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम जो मेजर फैक्टर थे जिसके कारण अंग्रेज सक्सेस हुए उनकी बात करेंगे। फिर जो मेजर कारण क्या थे जिसके कारण पुर्तगीज थे जो नीदरलैंड वाले पर्सन थे जो, या फ्रांस और डेनमार्क थे, ये अनसक्सेसफुल हो गए। ये हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे डिटेल में। हम देखते हैं यहाँ पे कि जो नेचर ऑफ कंपनी, जो स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी के नेचर की बात करें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है ना, ये कई छोटी छोटी कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब ये वहां से हमारे देश में आ रही थी तो वहां पे कई छोटी छोटी कंपनियां हुई जाती, उन छोटी छोटी कंपनियों को मना के ही एक बड़ी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करते थे, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे जो इसके मेंबर एनुअली हर साल चुने जाते थे, ठीक है। और इसके जो शेयर होल्डर होते थे, जो जितने भी शेयर होल्डर इस कंपनी के होते थे वो प्राइवेटली ओन्ड होते थे, प्राइवेट होते थे वो सारे, और उनकी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होती है कंपनी की डिसीजन मेकिंग में। क्योंकि क्या होता है, इन शेयर्स को खरीदा और बेचा जा सकता था। अगर आप कंपनी में ज्यादा शेयर नहीं, आप कंपनी के शेयर की ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो दूसरा कोई पर्सन आके उस कंपनी के शेयर ज्यादा वैल्यू देके खरीद सकता था। तो इससे क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते थे उनके पास कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस होती थी, वो कंपनी के डिसीजन लेने के लिए फ्री होते थे। और जो अगर हम फ्रांस और पुर्तगाल की जो कंपनी थी उनके स्ट्रक्चर और नेचर की बात करें तो उनका क्या होता था, वो स्टेट ओन्ड होती, स्टेट मतलब सरकारी उनकी कंपनी होती थी। मैंने कहा ब्रिटिश कंपनी तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो प्राइवेट होती थी, और जो फ्रांस और पुर्तगाल की होती है ये गवर्नमेंट की होती है। आपको पता रेड टेपिज्म की वजह से अगर कोई भी हम इससे असेंट लेना चाहते हैं कंपनी से, रेड टेपिज्म की वजह फ्रांस वालों को या पुर्तगाल वालों को उनको दिक्कत आती थी। उनके अगर कोई भी ऑर्डर लेना हो, कोई भी उनसे परमिशन लेनी हो, तो स्टेट क्या कहती थी फ्रांस के आर्मी पर्सन को या पुर्तगाल के आर्मी पर्सन को, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हम आपको ऑर्डर देंगे, अब तभी यही काम करना। तो इससे क्या होता है, रेड टेपिज्म की वजह से फ्रांस और पुर्तगाल को जब इनकी फाइट होती थी अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से, तो इनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर से स्टेट के ऑर्डर मानने पड़ते थे, और अंग्रेज अपने डिसीजन लेने में फ्री थे क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी के थ्रू यहाँ पे काम कर रहे थे। फिर फ्रेंच कंपनी की अगर हम बात करें, जो फ्रेंच कंपनी में जो शेयर थे सबसे ज्यादा 60% तो वहां के राजा के थे, मोनार्क थे 60%, और जो डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते थे, वो नॉमिनेट किए जाते थे, जो डायरेक्टर कंपनी के वो भी मोनार्क द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, ठीक है। और वो डायरेक्टर क्या होते हैं, वो शेयर होल्डर होते हैं, जो बाकी जो 40% हैं, वो बाकी जो 40% जो शेयर होल्डर हैं वो ही डायरेक्टर इसके बनते थे। और जो डायरेक्टर काम कैसे करते थे, डायरेक्टर काम किसकी कंसेंट पे करते थे, डायरेक्टर काम गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड जो कमिश्नर होते थे उनकी अनुमति लेके ही डायरेक्टर काम करते थे। हम यहाँ पे कह सकते हैं जो फ्रेंच कंपनी थी
वो स्टेट ओन्ड कंपनी थी, उसको स्टेट के रूल रेगुलेशन मानने पड़ते थे, उनको स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती। अगर अंग्रेजों के ऊपर अटैक भी करना है तो फ्रेंच कंपनी को अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। फिर आगे हम बात करते हैं नेचर में ही बात करेंगे। देखो जो शिप अब क्या होता था, जैसे हम पुर्तगाल और फ्रेंच की बात करें तो जब ये अपनी कंपनी के जो शेयर होल्डर होते थे कंपनी के, वो कंपनी की प्रॉस्पेरिटी और कंपनी के भले के लिए, हित के लिए काम नहीं करते थे, क्योंकि अब स्टेट ने तो उसको बोल रखा था कि आपको एक ग्रंटेड डिविडेंड मिलेगा, आपको एक ग्रंटेड हिस्सा मिलेगा, चाहे कंपनी डूबे चाहे कंपनी सक्सेस हो, ठीक है। तो शेयर होल्डर अब कंपनी की प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने का कोई जिम्मा नहीं लेते थे, वो बस अपने डिविडेंड को देखते थे, वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते थे। अब अगर हम लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो अगर हम फ्रेंच कंपनी की ही बात करें तो लगभग 40 साल के लिए 1725 से लेकर 1765 तक इनके जो इनके शेयर होल्डर होते थे फ्रेंच कंपनी के, इनकी कोई मीटिंग नहीं हुई थी, ठीक है। और ये सिंपली एक स्टेट के डिपार्टमेंट की तरह इसको चलाया जा रहा था कंपनी को, इतना बुरा हाल था फ्रेंच कंपनी का। फिर अब हम नेवल सुपीरियरिटी की बात करेंगे। हमने देखा कि हमने स्ट्रक्चर और नेचर के बारे में बात, अब हम बात करेंगे। देखो शुरू में फ्रेंच की जो नेवी होती थी वो बहुत सुपीरियर होती थी, इट यूज्ड टू बी सुपीरियर देन ब्रिटिश नेवी, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, जो रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन थी इसने बहुत कुछ सीखा फ्रेंच की कंपनी से, और उनके साथ एडजस्ट भी कई मामलों में उन्होंने किया। फिर और उसके बारे में और क्या बात करेंगे हम, जैसे हम स्पेनिश आर्मदा की बात करते हैं। क्या हुआ था, स्पेन ने एक बार क्या किया, स्पेन ने कुछ वहां पे शिप भेजे वो इंग्लैंड की तरफ कि इंग्लैंड को टेक ओवर करना है और इंग्लैंड को हराना है। बट स्पेनिश आर्मदा की जो घटना है वहां पे क्या हुआ, इंग्लैंड की नेवी जीत की थी और स्पेन के राजा वहां पे हार गए थे। फिर उसके बाद क्या करें, रॉयल नेवी ने एक बार फ्रेंच की नेवी को भी बाहर, ये दूसरे देशों में जो घटनाएं हो रही थी स्पेन और इंग्लैंड के बीच और फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। स्पेनिश आर्मदा में क्या हुआ, गए तो अटैक करने स्पेन वाले खुद अटैक करने गए थे, बट क्या हुआ, ये हार गए थे इंग्लैंड के हाथों से। और रॉयल नेवी थी जो ब्रिटिश की, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पे किया था। फिर इन्होंने ट्रफलगार में इन्होंने फ्रेंच को भी हराया था, रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन ने, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि यूरोपियन पावर थी जो इसकी नेवल फोर्सेस थी, ब्रिटेन की नेवल फोर्स वो सुपीरियर थी एज कंपेयर टू पुर्तगीज या स्पेन या फ्रेंच, ठीक है। तो ये हमने देखा, ये यहाँ से स्थापित होने लग गया था, यहाँ पे पता चलने लग गया कि जो इसकी नेवल फोर्स थी ब्रिटेन की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थी। अब अगर हम इंडिया में भी बात करें तो पुर्तगीज और फ्रेंच को इसकी जो नेवी थी ब्रिटिश की, इन्होंने कई बार हराया था, कई बार डिफीट किया था। तो हम देख सकते हैं कि इसकी नेवल सुपीरियरिटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि ब्रिटिश विजय हुए और बाकी सभी जो यूरोपियन पावर्स थी वो हार गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये बहुत बड़ी बात है। हमने देखा कि 18वीं शताब्दी मतलब 1700 के बाद जो शताब्दी आई उसमें क्या हुआ, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं औद्योगिक क्रांति हुई। तो यहाँ पे बहुत सारी मशीनों की इन्वेंशन हुई, जैसे हम स्पिनिंग जेनी की बात करते हैं, ये टेक्सटाइल, ये कपड़े वीव करने के लिए एक चरखे की तरह की एक वो होती है स्पिनिंग जेनी, चरखे की तरह, क्योंकि कॉटन को या कपड़े को वीव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब स्टीम इंजन आई और पावर लूम आ गए, पहले हम मैनुअली हम कपड़े मतलब वीव करते थे, अब हम पावर लूम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले हमने पता ब्रिटेन में आई थी। तो इसी कारण क्या है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के कारण इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, टेक्सटाइल के मामले में इंग्लैंड को फायदा हुआ, ठीक है, क्योंकि टेक्सटाइल की अब प्रोडक्शन बढ़ गई। मेटलर्जी के मामले में, अगर मेटल की स्टडी के बारे में बात करें तो उसमें भी मेटल में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, स्टीम पावर, एग्रीकल्चर, कई तरह की प्रोडक्शन हुई। अब इसका क्या हुआ, अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो सबसे पहले इंग्लैंड में, बट धीरे धीरे ये स्प्रेड करते दूसरी यूरोपियन नेशंस में। इससे क्या हुआ, जो यूरोप का कंट्रोल था यूरोपियन पावर्स पर, ब्रिटेन का जो कंट्रोल था दूसरी यूरोपियन पावर्स पर उनका बढ़ गया, क्योंकि सारा जो जितने प्रोडक्ट यूज किए जा रहे थे, जितने भी सर्विसेज यूज की जा रही थी, वो इंग्लैंड की यूज की जा रही थी। कहीं ना कहीं इंग्लैंड अब अपना कंट्रोल अदर यूरोपियन पावर पर भी मेंटेन कर चुका था। फिर हम मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन की बात करें।
सबसे पहले चाहे वो इंडिया के बारे में बात हो, चाहे वो अदर यूरोपियन पावर के बारे में बात हो, अंग्रेजों के जो मिलिट्री कमांडर थे इनके, जैसे हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करें, हेक्टर मुनरो की बात करें, या और भी कई कई तरह के इनके जो कमांडर होते थे, वो उनके पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री स्किल होते थे और वो डिसिप्लिन में रहते थे। वो युद्ध में ऐसी ऐसी टैक्टिक्स या ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करते थे जो न्यू होती थी, और इन न्यू टेक्निक की वजह से या ट्रेंड लीडरशिप की वजह से अंग्रेजों ने अदर यूरोपियन पावर पर एज वेल एज इंडिया के जो किंग हुआ करते थे यहाँ पे, चाहे वो मुगल हो चाहे कोई भी हो, उन पे विजय पाने में इनको असिस्टेंट मिली मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन की वजह से। अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करें, मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में आई, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ, मिलिट्री के पास इक्विपमेंट अच्छे होते थे, अच्छे हथियार होते थे, अच्छे टूल होते थे। तो ये सभी फैक्टर ने काम किया कि इंग्लिश जो फाइटर्स थे वो चाहे बड़ी से बड़ी, चाहे बहुत मुट्ठी भर जो इंग्लिश फाइटर हुआ करते तो बड़ी बड़ी लार्जर आर्मी को हरा दिया करते थे, क्योंकि इनके पास मिलिट्री स्किल थे और डिसिप्लिन था, और आर्मामेंट्स भी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग और डेवलप होता था। एक स्टेबल गवर्नमेंट, किसी भी देश की अगर गवर्नमेंट स्टेबल होती है ना, तो वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम के डील करने के लिए वो आपको, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, वो देश कामयाब होता है। ऐसा ही क्या हुआ, अगर भी इंग्लैंड में बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट हमेशा रहती थी, और अगर हम पुर्तगाल की बात करें या फ्रेंच में, वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहती थी। अगर हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 को छोड़ दें तो ब्रिटेन ने हमेशा ही स्टेबल गवर्नमेंट विटनेस की है। अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 में क्या हुआ था, वहाँ पे एक राजा था इंग्लैंड का, जेम्स सेकंड, ठीक है, उसको गद्दी से उतार के विलियम और मैरी को वहाँ का राजा बनाया गया, ताकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जा सके। ठीक है, ठीक है। अगर इस घटना को छोड़ दें, बाकी अगर सभी घटना में देखें, सभी टाइम में देखें, तो इंग्लैंड में एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, स्थित गवर्नमेंट थी। यहाँ पे राज का उल्टफेर नहीं होता था, मतलब स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पे चलती रहती थी। बट अगर हम बात करें अदर यूरोपियन नेशंस की, तो फ्रांस में तो बहुत वायलेंट रेवोल्यूशन हुए, जैसे 1789 में करी, फिर नेपोलियन ने जो वार्स लड़ी, खास करके जो 1815 में जब नेपोलियन की डिफीट हुई, तो इससे फ्रांस की पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक हो गई, और अब फ्रांस के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, अब उनको ब्रिटेन के साथ समझौता करना ही था, क्योंकि नेपोलियन की डिफीट हो चुकी थी, नेपोलियन हार चुका था। नेपोलियन था ना जो सबसे ज़्यादा अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ता था, ये फ्रांस का था नेपोलियन, ठीक है। फिर और क्या बात, अगर हम इटालियन की बात करें, इटली की बात करें, तो ये 1861 में इटली यूनाइट हो गया था, एक देश बन गया 1861 में। उसके बाद डच थे जो स्पेन थे, डच और स्पेन में एक 80 ईयर्स वार चली थी, ये लगभग 1540 से लेकर 1648 तक लगभग चली थी, तो 80 ईयर्स की बात। इसमें क्या था, जो डच थे स्पेन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, ठीक है। डच नीदरलैंड वाले जो पर्सन थे, ये स्पेन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, क्योंकि स्पेन ने डच को एक अपनी कॉलोनी बना के रखा हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, डच का फायदा हुआ था, और इससे क्या हुआ, जो पुर्तगाल इंपीरियलिज्म पे फर्क है, जो डच और स्पेन क्या करते थे, यूरोपियन पावर्स थी, स्पेन और पुर्तगीज क्या करते थे, इन्होंने डच को एक कॉलोनी बना रखा था। जब 80 ईयर्स वार हुई, बहुत ज़्यादा इनको नुकसान हुआ, पुर्तगीज और स्पेन को, और डच को थोड़ा फायदा हुआ। तो इससे क्या हुआ, स्पेन का इंपीरियलिज्म और पुर्तगीज का इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद खत्म हो गया, इनकी कॉलोनीज खत्म होगी। तो हम कह सकते हैं स्पेन और पुर्तगीज सभी जगह वीक बन गए थे। अब ये इंडिया में स्पेन और पुर्तगीज इंडिया में इसके साथ भी, ब्रिटेन के साथ भी लड़ने के लायक नहीं रहे थे, योग नहीं रहे थे। फिर डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब ये तो स्पेन और ये तो बाहर हो ही गए पुर्तगीज। अब हम डच की बात करें, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका दिवालिया निकल गया था, मतलब इस पे कर्जा बहुत हो गया था, ठीक है ना। और उसके बाद ये मैंने आपको बताया, जो डच थे ये स्पेन और पुर्तगीज के साथ ये 80 ईयर्स वार भी लड़ रहे थे। इससे क्या हुआ, डच भी एक बैंकरप्ट कंपनी होगी, इसका दिवालिया निकल गया, कर्जा ज़्यादा हो गया, और इसको एशिया को छोड़ना पड़ा। इसका मतलब क्या है, इन्होंने अपनी कई पोजीशन जो इंडिया में थी या एशिया में, तो वो ब्रिटेन को दे दी थी। तो हम देख सकते हैं कि तीनों डच, स्पेन और पुर्तगीज तीनों ही इसके बाहर से बाहर हो गए थे, ठीक है। तो ये भी एक कारण रहा इनके हार का, अदर यूरोपियन पावर्स का। फिर हम रिलीजन की बात करते हैं, जितने भी आए, अगर हम फ्रेंच की बात करें या पुर्तगीज की बात, खास करके पुर्तगीज की बात करते हैं, जब किसी और यूरोपियन पावर की बात करें, ये क्या होता है, ये अपने रिलीजन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे और अपने रिलीजन को स्प्रेड करने की कोशिश करते थे। ऑन द अदर हैंड, जो ब्रिटेन वाले थे, जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, ये नो डाउट ये क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे, बहुत कम लेवल पे ही ये उसका स्प्रेड करने की कोशिश करते, मतलब
रिलीजन के लिए इनकी झील बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है। तो अदर तो अगर अदर सब्जेक्ट्स की बात करें, हम अदर यूरोपियन पावर, स्पेन, पुर्तगाल वगैरह या डच वगैरह, इन्होंने हमेशा ही अपने धर्म को का स्प्रेड करने के, लोगों का कन्वर्जन करने की कोशिश की। तो इंडिया वाले लोगों ने क्या सोचा कि हमें एक जो कम क्रूर गवर्नमेंट है वो चुननी चाहिए। तो लोगों ने कहीं ना कहीं अंग्रेजों को एक्सेप्ट किया कि ये हमारे रिलीजन को लेकर लिबरल है, ये हमारे पे अपना रिलीजन थोपते नहीं है, तो क्यों ना यही हम पे रूल कर लें। और बाकी स्पेन, पुर्तगाल और जो डच है, ये तो ज़्यादा क्रूल पर्सन है, ये इनको हम राज यहाँ पे नहीं करने देंगे। तो हम इससे क्या होता है कि ये रिलीजन के प्रति ये उदारवादी सोच रखते थे ब्रिटिशर्स, ये भी एक कारण बना इनकी विजय का। फिर यूज ऑफ डेट मार्केट, देखो बाकी जितने भी देश थे, मैंने आपको बताया फ्रेंच की बात की, जैसे फ्रेंच की जो कंपनी थी वो स्टेट ओन्ड थी, गवर्नमेंट कंपनी थी। बट यहाँ पे बात करें कि ब्रिटेन ने सबसे इनोवेटिव वे क्या था, सबसे बड़ा कारण क्या था ब्रिटेन की सक्सेस का, ठीक है, वो क्या कारण था कि ब्रिटेन ने डेट मार्केट को यूज किया। डेट मार्केट को कैसे यूज किया जाता है, जैसे वर्ल्ड का अगर हम फर्स्ट सेंट्रल बैंक देखें तो वो द बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ठीक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लोगों को क्या कहा कि आप हमें डेट दो, लोगों को कहा कि आप हमें इस बार डेट दो, पैसे दो, हम आपको बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा आने वाले टाइम में देंगे। वो कब देंगे, जब ब्रिटेन इंडिया में या किसी और जहाँ इंग्लैंड से बाहर, इंडिया में या इंग्लैंड से बाहर अपने प्रतिद्वंदी या अपने जो कंपटीटर है उनको डिफीट कर देगा, तो हम आपको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न दे दें। ये बॉन्ड हो या सिक्योरिटी के रूप में पैसा मनी मार्केट से ले लेते थे, और वो पैसा बैंक ऑफ इंग्लैंड अपनी आर्मी के लिए यूज़ करता था, ठीक है। तो देखो, और ऑन द अदर हैंड जो फ्रांस या स्पेन वगैरह थे, इनकी स्टेट में ऐसा कुछ ये डेट मार्केट का यूज़ नहीं करते थे। रेड टेपिज्म के कारण ये अपने देश से पैसा नहीं मंगवा सकते थे, बट बैंक ऑफ इंग्लैंड का पैसा यूज़ किया गया था, मनी मार्केट में डेट दिया गया था, ठीक है। और मनी मार्केट में क्योंकि प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्व थे सारे इंग्लैंड की कंपनी में, तो वहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड से पैसा लेना आसान हो जाता था अंग्रेजों को, ठीक है। इसी कारण इन्होंने मतलब डेट मार्केट का बहुत अच्छी तरह से यूज किया था अंग्रेजों ने। फिर और इसके ज़्यादा क्या होता कि जो इससे क्या होता है कि अब पैसा उठाना, पैसा कर्जे पे लेना बहुत आसान हो गया था बैंक ऑफ इंग्लैंड से, यहाँ पे कंपनी के जो भी ओनर थे, जो भी शेयर होल्डर थे। इससे क्या होता है कि जितना ज़्यादा पैसा होता था मिलिट्री पे उतना ही ज़्यादा स्पेंड किया जा सकता था, ठीक है। अब ब्रिटेन के जो राइवल थे फ्रांस, उनके पास तो एक्सपेंडिचर होता नहीं था, उनके पास खर्चा नहीं होता, तो ब्रिटेन से लड़ने के लिए उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि ब्रिटेन था वो राजाओं की सहायता से चला, मोनार्क की सहायता से चल रहा था, ठीक है ना। और ऊपर से वहाँ पे रेवोल्यूशन होती रहती थी, ठीक है। और नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद तो क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद तो क्या हुआ कि जो फ्रांस था वो इसके साथ उसको ब्रिटेन के साथ फ्रांस को संबंध बनाने पड़े, कंप्रोमाइज ब्रिटेन के साथ करना पड़ा, ठीक है। और इसके जो वेज थे मनी रेज करने के, पैसा कमाने के वेज थे फ्रांस के, वो भी आउटडेटेड थे, वो भी इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ब्रिटेन था ये कैसे विजयी हुआ, अदर यूरोपियन पावर को, अदर यूरोपियन शक्ति को ब्रिटेन ने कैसे डिफीट किया, ये सब हमने आपके साथ डिस्कस किया। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। हम और भी आगे आपके लिए इसी सत्र में, इसी सीरीज में आपके साथ और भी वीडियो लेके आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।